स्मृति ईरानी पे ने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज की बड़ी आलोचना करे, लेकिन बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता हैं उनको वो बड़ी भाई, उनको लगा एक फाइव ब्रांड नेत्री है जो लगातार कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रही है, कांग्रेस पे हमलावर है। तो क्या स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी से भिड़ने का फायदा होगा बीजेपी के अंदर? और इस पूरे सीन से किसके नंबर बड़े जनता में, सोनिया गांधी के, कांग्रेस के, या स्मृति ईरानी के? और क्या संसद में ये सीन शोभा देते हैं? देखिए, धन्यवाद संजय जी। देखिए, ये जो पूरा एपिसोड है संजय जी, ये नफा नुकसान के नजरिए से ना देखें तो बेहतर है। चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, नुकसान तो लोकतंत्र का ही होगा। तो संसद में जिस तरह से कुछ वर्षों से माहौल बदल दिया गया है, या गंभीर चर्चाओं के लिए जो संसद जानी जाती थी, अपने रिसर्च, अध्ययन और क्वालिटी ऑफ डिबेट्स के लिए जानी जाती थी, स्टैंडिंग कमेटीज जिस तरीके से शानदार काम करती थी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, अब वो सब ऐसे गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं कि हम लोगों को भी अब ताज्जुब होता है कि क्या ये वही संसद है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब अगर यही होना है तो हम लोगों ने देखा है कि संसद में कम से कम सदस्य एक दूसरे के गरिमा, एक दूसरे के सम्मान, एक दूसरे की प्रतिष्ठा का ख्याल तो इतना तो रखते ही हैं कि एक स्तर के नीचे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि बिलो द बेल्ट अटैक नहीं होना चाहिए, और उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये ठीक है कि ये पहली बार इस तरह से नहीं हुआ है, पहले भी कुछ उदाहरण हैं, लेकिन मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से उन उदाहरणों के जरिए नुकसान किसका हुआ है। कुल मिलाकर के देखिए, बवाल शुरू होता है अधीर रंजन की एक टिप्पणी से, जिसके लिए अधीर रंजन बाकायदा माफी मांग लेते हैं। देखिए, संसद में कोई सजा तो देता नहीं है, जेल की सजा नहीं सुनाता, ना फांसी लटकाता है, ना कठोर सश्रम कारावास दिया जाता है। बड़े से बड़े, ये तो कोई विवाद उतना गंभीर और गहरा नहीं है। हमने देखा है कि पहले भी बड़े गंभीर मतभेद आए हैं, बवाल हुआ है, और मसले जो सुलझाए गए हैं, माफी मांग के मसले सुलझा लिए गए। तो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, लोकसभा में एक पार्टी का नेता है, वो कह रहा है कि मैं स्लिप ऑफ टंग है, तो हमें उस पर अविश्वास क्यों करना चाहिए? पहली चीज, क्योंकि हम देखते हैं दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व में और पूरब में लिंग भेद, भाषा का और कई तरह के जो शब्द होते हैं, उनमें शब्दों का खेल हो जाता है। लेकिन मैं किसी तरह से भी अधीर रंजन का बचाव नहीं करूंगा। जो शब्द उनकी जबान से निकला, वो शब्द बेहद आहत करने वाला है, और अगर वो ना करते तो बच सकते थे। ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब ऐसी टिप्पणियों पर बवाल, अतीत इस बात का गवाह है कि जब ऐसी टिप्पणियों से अगर कुछ होता रहा है तो उसने माफी मांग ली है, बाकायदा माफी मांग ली है, और यहां तक कि वो राष्ट्रपति भवन जाकर के माननीय राष्ट्रपति से माफी मांगने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर सोनिया गांधी, जो 10 वर्ष तक यूपीए की के शासनकाल में उसकी अध्यक्षा थी और उन्होंने अपनी पार्टी को काफी मजबूत सहारा दिया है, तो एक पार्टी की वरिष्ठतम नेता तो हैं ही इस समय, तो जब वो ये बात करती हैं रमा देवी से, रमा देवी चूंकि चेयर पर थी, सभापति के पैनल में हैं, तो रमा देवी से बात उनकी हो रही है कि आज जब संबंधित व्यक्ति ने माफी मांग ली, तो भाई मैं कहां हूं इस तस्वीर में? ये कोई पार्टी का या कोई राष्ट्रीय इस तरह का मसला नहीं है जिसमें कि समूची पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए। एक आदमी की जबान फिसल गई और उसने माफी मांग ली। अब ऐसे में दो बातें जिन पर गौर नहीं किया गया है, दो गंभीर बातें हुई। अगर मान लीजिए संजय जी, मैं और आप बात कर रहे हैं, और अगर इस बीच में ऋषि या भाई उत्कर्ष आ जाएं और बीच में कूद पड़े, अगर मैं कहूं कि मैं संजय जी से बात कर रहा हूं, आपसे बात नहीं कर रहा हूं, तो उत्कर्ष जी को या ऋषि को टांग क्यों उड़ाना चाहिए बात में? एक शिष्टाचार का तकाजा है भारतीय संस्कृति में भी और पाश्चात्य संस्कृति में भी। जब दो लोग बात कर रहे हों तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, ये एक मान्य परंपरा है।
तो एक तो ये कि रमा देवी को इस बात पर टोकना चाहिए था, क्योंकि वो सभापति थी, कि भैया आप इस पर चुप रहिए, ये बात मुझसे हो रही है। उन्होंने नहीं टोका, बल्कि रमा देवी ने एक और गलत काम किया, जो गलत काम से मतलब एक अनुचित राय परामर्श सोनिया गांधी को दी कि आपने ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का नेता सदन में क्यों बनाया। ये बात सारे मीडिया में छपी है और आज आई है। भाई कांग्रेस का जो सदन का नेता है वो रमा देवी से पूछ के तो नहीं बनाता कोई, सभापति या इवन मैं कहूं लोकसभा अध्यक्ष भी होते वहां पे, तो उनसे पूछ के तो कोई सदन का नेता नहीं बनाया जाता, पार्टी अपना सदन का नेता बनाती है। तो ये इस बात का सबूत है कि रमा देवी को संसदीय प्रक्रियाओं की कितनी जानकारी है और कितनी वो अनभिज्ञ हैं कि ऐसे नियम कानून कायदे उनको कम से कम सीखने चाहिए। अब तीसरी चीज ये है कि अगर स्मृति ईरानी ने दखल दे ही दिया, अव्वल तो दखल नहीं देना, लेकिन अगर दखल दे दिया और सोनिया ने अगर कह दिया कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, तो फिर उन्हें खामोश हो जाना चाहिए था। भाई आप होते तो क्या करते? जब मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता तो आपको चुप हो जाइए और अपना रास्ता नापिए, चले जाइए। आप धमकाने वाले अंदाज में बात करने की है, आपका पार्टी दफ्तर नहीं है और आप किस तरह से ऐसे मुझसे बात करती हैं, और जैसे कि आप कोई राष्ट्रपति नहीं है, आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, आप उपराष्ट्रपति नहीं है, आप किसी राज्य की राज्यपाल नहीं है, तो आपका कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, और उसके बाद आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप धमका रही हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है कि स्मृति जी को इस मामले में थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बरता। और उनकी वो तेज तर्राट नेत्री हैं, हम जानते हैं, और अपने लेकिन 46 साल और 75 साल बहुत अंतर है संजय जी। हमारे पिता पुत्र की उम्र में भी करीब करीब ऐसा ही अंतर फासला होता है, और कहीं कहीं तो दादा भी के उम्र में इतना अंतर होता है। तो 46 साल की महिला अगर 75 साल की बुजुर्ग बूढ़ी महिला से ये बात कहे, तो फिर ये बात जमती नहीं। एक तो टांग अड़ाए, और टांग अड़ाने के बाद फिर ये इस तरह से बात करे, वो बात जमती नहीं। एक मुद्दा अभी तीनों लोगों की बातचीत में ये आया है कि भाई क्या इस ऐसे इनका नुकसान क्या होगा। आपको मैं बताऊं, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 1977 में हराया था रायबरेली से, और उस समय राजनारायण ने बहुत ही ऊटपटांग बोला था इंदिरा गांधी के, आप उस वक्त के भाषण उठाइए और देखिए। और 77 के तो समूचे चुनाव में प्रतिपक्षी नेताओं ने इंदिरा गांधी को क्या क्या नहीं बोला। तो जब मेरा सार की बात यह है कि जब महिलाओं का सम्मान ये राजनेता नहीं करते, तो नुकसान उनको किस तरह से होता है। आपको याद है 80 में जब ये हुआ, 77 में ऐसा हुआ, और जब 2003-4 के चुनाव में आपको बिल्कुल याद होगा कि सोनिया गांधी के लिए कितनी गंदी गंदी बातें कही गई थी प्रमोद महाजन एंड पार्टी ने। वो मैं अपनी जबान पर वो शब्द नहीं लाना चाहता। और अब वो नेत्री नहीं है, हम लोग बड़ा सम्मान करते थे। हम लोगों ने जब सुषमा स्वराज के मुंह से सुना कि उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी नेता बनी तो मैं अपने बाल मुंडवा लूंगी। तो राजनीति में ऐसे नहीं होता। आप एक मतदाताओं का अपमान कैसे कर सकती हैं? भाई मतदाताओं ने अगर निर्वाचन करके चुनाव करके जीता है, तो आप बाल मुंडवाने की बात क्यों कर रही हैं? आप मतदाताओं का अपमान कर रही हैं, हमारे भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति का अपमान कर रही हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर हम देखें, सम्मान की बात अगर इतनी ही है, तो माननीय स्मृति ईरानी जी ने जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जो है उनके लिए जो बातें कही हैं जिस तरीके से थर्ड पर्सन में, वो भी बड़ी अपमानजनक मानी जाएंगी। अगर कोई बहुत ही विद्वान न्यायाधीश इसका विश्लेषण करेगा तो पाएगा कि स्मृति ईरानी ने भी कोई बहुत अपने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया है, अपने मतलब हम सबके राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया है। तो एक चीज तो ये है। और अगर अब आइए बेटी के विवाद की भी अभी हम लोगों ने बात की। बेटी के बात ये आई कि वो एक बार का लाइसेंस जिसके नाम है, वो सज्जन स्वर्ग सिधार गए पिछले साल, और उसके बाद उनको जिंदा बताकर उनके नाम से आवेदन दिया गया और लाइसेंस उसको ले लिया गया। तो भाई ये तो जालसाजी है, अपराध है, ठीक है। और गोवा की जो संस्कृति है, गोवा का जो स्थानीय कानून है,
उसमें कोई बार चलाना, रेस्टोरेंट चलाना, हम सब गोवा कई बार जा चुके हैं, वेज और नॉन वेज के आइटम्स को लेकर के बवाल करना गोवा की संस्कृति का हिस्सा तो नहीं रहा है। हम जानते हैं कि आजादी के 15 वर्ष के बाद गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों के कब्जे से। तो गोवा लेकिन आज भी आधुनिक है। तो अगर कोई 18 साल की बालिग जो मताधिकार जिसको प्राप्त है, अगर कोई लड़की चला रही है तो उसमें नाराज होने की क्या बात है? और कोई भी चला सकता, 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अपने मन का कारोबार, यही तो हमारा संविधान आजादी देता है। तो उस पर स्मृति ईरानी को बचाना क्यों चाहिए कि वो 18 साल की और कॉलेज में पढ़ती है? भाई हम लोग भी 18 साल के थे, कॉलेज में पढ़ते थे और पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। तो अगर वो प्राइवेट परीक्षा दे रही हैं, वो कॉलेज जाकर के फिर अपना बार चला रही हैं, तो इसमें नुकसान कहाँ है? इसमें कौन सी असंवैधानिक बात है? इसमें उनको एतराज क्यों होना चाहिए कि वो पढ़ती है? तो भाई राजेश जी, उसके मेन्यू में लिखा हुआ था कि बीफ और पोर्क। जी, अब बीफ लिखा होगा और गोवा में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीफ के क्या क्या अर्थ और अनर्थ हो जाते हैं, यूपी और बिहार में आप जानते हैं। देखिए स्मृति ऐसे में ईरानी के बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ बिक रहा हो तो क्या कांग्रेस छोड़ देगी क्या? मैं जानता हूं कि आप इस बात को जरूर पूछेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्थ देखिए में मम्मी, साउथ में यम्मी। भारतीय संस्कृति में विविधता हमारी इतनी है। अब मैं अगर ये कहूं कि वर्षों तक या दशकों तक जम्मू कश्मीर में गौवध पर पाबंदी थी, आप पता कर लीजिए। बाकी कई राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है या कांग्रेस पार्टी सत्ता में है या अन्य पार्टियां सत्ता में, वहां तो गौवध बंदी गौवध आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अरसे तक पाबंदी थी। दूसरी चीज, अरुणाचल में आप जाइए, असम में जाइए, वहां मिथुन, इटावा भिंड, आपके उत्तर प्रदेश में ही देखिए, इटावा में नील गाय मार के खाते हैं लोग। तो ये हैं तो उसी परिवार की फैमिली, अगर आप देखें तो हैं तो उसी की। तो गोवा की जो मैं जिस संस्कृति की बात कर रहा हूं कि मेन्यू में वो बातचीत है, वो मेन्यू दर्ज है। भैया भारत तो एक्सपोर्ट करता है, फिर आप देख लीजिए बाहर का निर्यात जो भारत का होता है उसमें ये दोनों आइटम हैं या नहीं है? खूब है ना? तो फिर इसमें इतराज किसी को क्यों होना चाहिए? इतराज इस बात पर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है उसको कम से कम इस मामले में सावधानी बरतना चाहिए और भारत के एक समग्र गुलदस्ते वाली संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए। आज जैसी की सूचना है कि अब गोवा में पंचायत ने भी उस बार को नोटिस दे दिया है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने आज कोई नोटिस दे दिया है और अब सारी चीजें कार्रवाई फिर हो रही शुरू। भाई गोवा की सरकार चुप क्यों है? गोवा का एक्साइज मिनिस्टर चुप क्यों है? गोवा का एक्साइज सेक्रेटरी चुप क्यों है? गोवा का एक्साइज कमिश्नर चुप क्यों है? कुछ तो बात होगी। मौनम स्वीकृति लक्षणम, कुछ तो बात है। बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती, है ना? तो ये बातें हैं।